हेलो सोनी। क्या तुम एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो? क्या हो गया है? व्हाट हैपेंड? बताओ। क्या चल रहा है सोनी? कृष्णा प्रियंका तो रेगुलर है। क्या हाल चाल सोनी? क्यों नहीं आ रहे हो? गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून ये सब तो करते रहोगे। क्लासेस क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हो गया था? एग्जाम जितना नजदीक आता है आप जैसे बिजी चल रहे। मैं तो बिजी चल ही रहा हूँ। मेरा तो जिंदगी बिजी स्केड्यूल में जाता है। समय ही कहाँ है, अभी तो बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। काफी ज्यादा टाइम जाता है उसमें। पेपर चेक करो, क्वेश्चंस बनाओ, प्रैक्टिकल्स लो, इंटरनल लो। झंझट ही झंझट है। हम्म, खैर हम लोगों को तो पढ़ने से मतलब है। क्योंकि अगर एमए नहीं करोगे, एमए तो कर चुके हो शायद, पीएचडी नहीं करोगे तो अच्छी डिग्री नहीं मिलेगी, अच्छी डिग्री नहीं मिलेगी तो एक आराम से जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर वाली नहीं मिलेगी। वैसे तो एमए के बाद भी मिल जाता है बट नेट निकालना जरूरी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पॉइंट पे चलते हैं सीधा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जियो थर्मल एनर्जी पे। जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है। अब जियो वर्ड जैसे भी यूज होता है, जियो ये सीधा सीधा अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ। ठीक है। और थर्मल तो समझ रहे हो, हीट। थर्मल मीनिंग है हीट। ठीक है। इसको हम बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। तो अगर हम बात करते हैं जियो थर्मल पावर प्लांट्स का, तो जियो थर्मल पावर प्लांट्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इंटीरियर। सही बात है। सही बात है भाई। अब फिर बात आता है कि कैसे करेगा। ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कर सकता है। होता कैसे है, एनर्जी हीट जनरेट होके इससे एनर्जी कैसे पैदा हो सकता है। फिर बात आती है ना कि हाउ वी कैन फॉर्म एनर्जी। ओके। तो देखो सिंपली बात है कि अगर मैं बात करूं, मेरा ये एक अर्थ का इंटीरियर है। करेक्ट। ये अर्थ का इंटीरियर है और इस इंटीरियर में हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अंडरग्राउंड इरप्शन है। ठीक है। अंडरग्राउंड इरप्शन की बात तो छोड़ दो, मतलब सिंपली एक होल है जिसमें से तुम्हारा एनर्जी ब्रस्ट आउट होके निकल रहा है ना। और ऊपर में क्या मौजूद है? एक मिनट। हाँ, ऊपर में क्या मौजूद है तुम्हारा? पानी है। कौन सा पानी होगा ये? ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर होगा। तो जब तुम्हारा ये वोल्केनिक इरप्शन का मैग्मा हल्का सा पानी के टच में आता है, किस पानी के? ग्राउंड वाटर पानी के टच में आएगा। ठीक है। तब वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है? हॉट स्प्रिंग। करेक्ट। अब इसी को तो तुम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हो। दिस इज ओनली द जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, इसी को हम जियोथर्मल एनर्जी का नाम दे रहे हैं। समझ में आया? तो ग्राउंड वाटर के टच में जब तुम्हारा मैग्मा आ जाता है, मैग्मा, ठीक है, तो हमारा जियोथर्मल एनर्जी क्रिएट होने के चांसेस हैं। वो क्या करता है? वो हॉट स्प्रिंग बनाता है और हॉट स्प्रिंग अगेन तुम्हारा बाहर निकलता है सरफेस पे एज ए गर्म पानी, जिसको हम तप्त पानी बोलते हैं, तपा हुआ पानी। ठीक है।
तो ये तुम्हारा हॉट स्प्रिंग का कहानी है कि ग्राउंड वाटर के टच में जब वोल्केनिक इरप्शन या कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी होने की वजह से कोई अगर मैग्मा बह के आ रहा है तो उससे हॉट स्प्रिंग बनता है। ओके, तो इससे क्या होता है, इसे ये बोलता है कि द एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ डेप्थ ऑफ द अर्थ इज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एवरी 30 to 40 मीटर। ठीक है, द एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ ऑफ अर्थ इज 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 30 to 40 मीटर। ठीक है, एट ए डेप्थ ऑफ 10 to 15 किलोमीटर द अर्थ इंटीरियर इज एज हॉट एज 1000 to 1200 डिग्री सेल्सियस। ये क्या समझाया कि हर 30 से 40 किलोमीटर के बीच में तुम्हारा टेम्परेचर जो है एवरेज वो 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहा है। देख लो 30 से 40 मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर है, बहुत ही कम है। मतलब एक कुआं खोदो तो 30 से 40 मीटर का भी खुदेगा। ठीक है, एक बोरिंग वेल खोदते हैं तो कम से कम 60-70 या 100 मीटर डीप भी मारते हैं। किसको? एक बोरिंग वेल में तो 100 मीटर डीप भी मारते हैं। तो यहाँ पे 1 डिग्री की राइज की बात कर रहा है। कुएं के अंदर चले जाओ तो 1 डिग्री आराम से बन जाता है, तो और डीप की बात कर रहा है। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री बराबर 10 डिग्री 20 डिग्री तक चला जाएगा, काफी नीचे की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1000 से 12,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जब तुम 10 से 15 किलोमीटर नीचे भाग जाते हो। कितना जल्दी टेम्परेचर राइज करके देखा, 15 किलोमीटर में तुम्हारा 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस बन जा रहा है। ये कम टेम्परेचर नहीं है। जब यहां से तुम्हारा बन के आएगा, क्या पानी ग्राउंड वाटर तो इतने नीचे भी मिल सकता है, 15 किलोमीटर नीचे भी ग्राउंड वाटर मिल सकता है। तो यहां से जब पानी उठ के आएगा तब सोचो ना कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लेके आएगा और कितना स्टीम ब्रस्ट करके निकालेगा। ठीक है, तो इन बोलता है कि इन सर्टेन एरियाज ऑफ आवर प्लेनेट द अंडरग्राउंड हीट हैज रेज्ड द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू ओवर 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर राइज किया है टेम्परेचर, which burst out as a hot stream through the cracks in the earth's crust। अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर क्रैक है तो उसमें से वो बाहर निकल के आता है। दीज आर कॉल्ड थर्मल स्प्रिंग, इनको हम थर्मल स्प्रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड थर्मल स्प्रिंग्स, इनको हम थर्मल स्प्रिंग्स बोलते हैं। अब इसमें ये बोल रहा है कि दिस स्टीम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पावर प्रोडक्शन। पावर प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकता है, बहुत ही सिंपल है, हम इस स्टीम को पावर प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर क्या बोलता है कि इन इंडिया द जीएसआई हैज आइडेंटिफाइड 350 जियोथर्मल एनर्जी लोकेशंस इन द कंट्री। ठीक है, 350 जियोथर्मल एनर्जी लोकेशन इन द कंट्री डिटरमाइन कर दिए गए हैं, किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, फिर क्या बोलता है, द मोस्ट प्रोमिजिंग ऑफ दीज इन पूगा वैली ऑफ लद्दाख। लद्दाख के पूगा वैली में तुम्हारा मोस्ट ऑफ दी, क्या मोस्ट प्रोमिजिंग जो मिलता है वो तुम्हारा पूगा वैली में मिलता है, लद्दाख के। समझ में आया? ये तो क्लियर होना चाहिए। तो यही तुम्हारा पूगा वैली वाला जो लद्दाख है इसमें सबसे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि estimated the estimated potential for geothermal energy in India is about 10,000 मेगावाट। 10,000 मेगावाट की बात करता है। ठीक है, एस्टिमेटेड पोटेंशियल जो जियोथर्मल एनर्जी का है इंडिया में वो 10,000 मेगावाट के बराबर है। 10,000 मेगावाट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और 350 जियोथर्मल एनर्जी लोकेशंस हैं पूरे कंट्री में, जीएसआई द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं
350 जियोथर्मल एनर्जी लोकेशंस हैं पूरे कंट्री में। ओके, और इसमें से सबसे ज्यादा जो जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है? पूगा वैली लद्दाख का करता है। ये चीज यहाँ पे उसने बताया, समझाया भी और बताया भी। ओके, फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से तुम्हारा जियोथर्मल रिजर्वायर से जो होता है तुम्हारा जियोथर्मल एनर्जी पैदा होता है, उसका एक तुम्हारा फ्लो चार्ट है। दिस इज फ्लो चार्ट फॉर जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, सिंपली ऑब्जर्व करो क्या है। पहले तो प्रोडक्शन वेल मतलब उसमें तुमने एक बोरिंग वेल क्रिएट किया। किसमें? जियोथर्मल रिजर्वायर के अंदर एक बोरिंग वेल क्रिएट किया। अब ये जियोथर्मल रिजर्वायर हो क्या सकता है? अरे गर्म पानी, जो ग्राउंड वाटर गर्म हो गया है उसको हम जियोथर्मल रिजर्वायर की तरफ से सोचते हैं। उसमें से क्या हुआ, तुम्हारा जो प्रोडक्शन वेल से पानी ऊपर जाएगा पहले तो, ठीक है, फिर एक सेपरेटर होगा, उसमें से जो आलतू फालतू चीजें होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके, और जो गर्म पानी होगा तुम्हारा डायरेक्टली वाटर जो होगा इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, इसमें से स्टीम क्रिएट होगा। ठीक है, गर्म पानी डाला जाएगा, फिर इसमें से स्टीम क्रिएट होगा। स्टीम क्रिएट होके तुम्हारा वेपर बनेगा। देन ये वेपर जाएगा टरबाइन में। दैट यू नो, टरबाइन का तो एक ही काम है, वो तो कल के क्लास में भी पढ़ाया था कि भाई जो चीज तुम देख नहीं पा रहे थे, बार बार समझाया था। एसी जनरेटर के बारे में समझाया था। दो मैग्नेटिक कॉइल के बीच में अगर एक वायर को तुम बार बार लाओगे और भेजोगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। करेक्ट। तो टरबाइन से जब वो तुम्हारा टरबाइन को घुमाते हुए जाएगा तो एक जनरेटर के साथ एक शाफ्ट लगा होगा। वो टरबाइन शाफ्ट जो है वो उस वायर को रोटेट करेगा हाई स्पीड से। किसमें? जनरेटर के दो मैग्नेटिक कॉइल के बीच में हाई स्पीड से रोटेट करेगा, जिससे कि उस वायर में तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमेशा जनरेटर में होता है वही चीज बताया जा रहा है। अब टरबाइन से तो गैस तो बाहर निकलेगा ना जी, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टीम को फिर से यहाँ से छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात आता है जब स्टीम को तुम यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ पे ना एक कंडेंसर यूज होता है, कंडेंसर। करेक्ट। अब वो कंडेंसर कर क्या रहा है, वो स्टीम को ना ठंडा करेगा। अब वो ठंडा कैसे करेगा? अब देखो यहाँ पे ना एक और इंस्ट्रूमेंट जोड़ के रखा है जिसको हम बोलते हैं कूलिंग टावर। इस कूलिंग टावर में कूलेंट भरे गए। कूलेंट मतलब तुम्हारा ठंडा करने वाला चीज भरा गया है। तो ये ठंडा करने वाला जो चीज है ना, ये पाइप जो है यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है। ठंडा पानी यहाँ से जा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ये चल रहा है प्रोसेस। तो ये ठंडा पानी जो चल रहा है प्रोसेस, इसमें जो है, इसमें तुम्हारा ठंडा पानी होगा तो इसके साइड में भी इसकी जो पोर्शन होगी वो फ्रीज आउट हो जाएगी। दैट विल बी गेटिंग फ्रीज्ड। ठीक है, वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा क्योंकि ठंडे के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये फ्रीज होके ये भी कंडेंसेट होगा। जो वेपर निकला वो कंडेंसेट होके वाटर में कन्वर्ट होके क्या कर जाएगा, फ्लो कर के फिर से तुम्हारा इंजेक्शन वेल में चला जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन वेल से बाहर निकल के वो चला जाएगा इंजेक्शन वेल में। ओके, तो इंजेक्शन वेल में जाएगा तो क्या होगा, इंजेक्शन वेल से तुम्हारा क्या आएगा, अगेन वो जियोथर्मल रिजर्वायर में चला गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये फिगर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्लियर कट? हाँ या ना बताओ, देख पा रहे हो? फिगर दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? बताओ। नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रोसेस तो तुमको समझाया ना मैंने। आर यू गेटिंग द प्रोसेस और नॉट? पहला चीज है कि कैसे गया हवा, कैसे आया, कंडेंसेट से घुसा, फिर ऊपर एवापोरेट किया। ये सब पता चला नहीं या नहीं चला सोनी? हाँ या ना?
समझ में आया? क्लियर है? अरे तुम अकेले बोल रहे क्लियर है ना, बाकी लोगों को दिखा या नहीं दिखा चीजें? क्लियर हुआ या नहीं? क्या सोनी और कृष्णा? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग और नॉट? पता नहीं बाकी लोग कहाँ हैं, क्लास कर भी रहे हैं। कृष्णा एंड सोनी सो गए क्या तुम दोनों? दिख ही नहीं रहे तुम लोग आंसर्स। फिगर दिखा या नहीं दिखा? कृष्णा जागा हुआ है, सोनी शायद सो गई है। आवाज नहीं आ रही उसकी, या मैसेज भी नहीं आ रहा है। क्लियर कट बताओ भाई, क्या है सिस्टम? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो, क्योंकि अब इतना ही वेट करेंगे, आगे चलेंगे। तो यहाँ भी तुमको समझ में आ गया कि कैसे आ रहा है। एक और भी चीज है कि वहीं तक तो सीमित नहीं था। अब ये था कि ये जो वाटर है, ये वाटर भी तो एक समय के बाद इसका फुल हो जाएगा ना टंकी। तो अगर ये वाटर ठंडा हो जाएगा तो इस वाटर को भी यहाँ से छोड़ के कंडेंसेट में डाल के तुम्हारा नीचे छोड़ दिया जाता है। ठीक है? तो इंजेक्शन वेल में जाके फिर से वो जियोथर्मल रिजर्व बन के फिर चलता है। तो ये एक तरीके से क्या है, साइकिल ही है ना जी। एक साइकिल में पानी जो है इधर से उधर मूव कर रहा है। गेटिंग? अब इसमें आता है दो तरीके के प्लांट्स। मतलब जियोथर्मल एनर्जी को बनाने के लिए दो तरीके के प्लांट यूज होते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है तुम्हारा कोल से पैदा करने के लिए, उसके लिए जियोथर्मल पावर प्लांट्स भी है। जियोथर्मल पावर प्लांट का जो पहला नाम है उसको हम बोलते हैं क्या? वेपर डोमिनेटेड प्लांट। तो वेपर डोमिनेटेड प्लांट में क्या होता है कि व्हेन द जियोथर्मल एनर्जी इज अवेलेबल एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब अवेलेबल होता है एनर्जी, एंड अबव टेम्परेचर, द फ्लूइड्स कैन बी यूज्ड डायरेक्टली टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तब हम इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब ये 150 डिग्री के ऊपर हो तो when geothermal energy is available at 150 डिग्री सेल्सियस। कब सबसे ज्यादा वो 150 या 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो फ्लूइड यूज हो सकता है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है? जियोथर्मल एनर्जी में कम में नहीं होगा। तो ये बोलता है कि इन सम केसेस द डायरेक्ट स्ट्रीम is available from the geothermal reservoir। जियोथर्मल रिजर्वर से डायरेक्ट स्ट्रीम्स अवेलेबल है। अदरवाइज द स्टीम is separated and turbines are used for power generation। इसमें डायरेक्ट स्ट्रीम्स यूज होता है। ठीक है? फिर बात आता है कि वाटर इनसाइड द अर्थ is under pressure, it does not boil but remains in the liquid state। लिक्विड स्टेट में रहता है बट बॉयल नहीं होता है। ठीक है? वाटर इनसाइड द अर्थ इज अंडर द प्रेशर, हाई प्रेशर में होता है। इट डज नॉट बॉयल बट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट। सीधी बात बोल रहा है। वेपर डोमिनेटेड में वाटर बॉयल होके वेपराइज नहीं हो जाता है। ठीक है? जब तुम्हारा अर्थ के अंदर होता है तब की बात चल रही है। ठीक है? अर्थ से बाहर निकलेगा तो होगा, अर्थ के अंदर वेपराइज नहीं हो रहा है, बॉइलिंग स्टेट पे ही है, लिक्विड स्टेट पे ही है। सो व्हेन द वाटर कम्स, जैसे ये बाहर आएगा सरफेस के, प्रेशर क्या हो जाएगा, अचानक से रिड्यूस्ड हो जाएगा एंड रैपिड बॉइलिंग ओकर्स। उससे क्या होगा, लिक्विड वाटर फ्लैशेस इनटू ए मिक्सचर ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम, दोनों की तरह वो बह के बाहर निकल जाता है। इससे हम क्या करते हैं, स्टीम को सेपरेट कर देते हैं एंड यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिक पावर इन यूजुअल मैनर। जो तो पहला वाला जो फिगर तुमको दिखा रहा था, वो फिगर किस चीज के लिए था? वेपर डोमिनेटेड प्लांट का पिक्चर था वो जो दिखा रहा था तुमको। अब इसमें क्या होता है कि द स्टीम में कंटेन, एक जो स्टीम होता है इसमें 0 to 5, 0.5 से 5% बाई वेट क्या होता है,
नॉन कंडेंसेबल गैसेस होते हैं, नॉन कंडेंसेबल गैसेस विच अपियर्स इन दी टरबाइन एग्जॉस्ट। एक तो बोला नॉन कंडेंसेबल, कुछ गैसेस ऐसे हैं जिनको तुम कंडेंस करके ना वापस से उसका ठीक है, करेक्ट, ये सारी चीजें होंगी अगर ये पॉसिबिलिटी रहेगा तो, करेक्ट। अब आता है लिक्विड डोमिनेटेड प्लांट, ठीक है, लिक्विड डोमिनेटेड प्लांट जिसमें कि तुम फ्लैश स्टीम वगैरह यूज करोगे, फ्लैश स्टीम्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक वेपर, ऑर्गेनिक वेपर वगैरह यूज होगा। इसमें क्या हो रहा है, देखो प्रोडक्शन वेल से निकलेगा, प्रोडक्शन वेल से तुम्हारा पंप से बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकल के तुम्हारा फ्लो करेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जियोथर्मल एनर्जी पंप किया तुमने, उसको फ्लो किया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे जो भी वाटर पंप हो रहा होगा उससे क्या होगा कि तुम्हारा देखो इसमें, उसमें क्या फायदा था, उसमें हम कर रहे थे डायरेक्ट, डायरेक्ट जियोथर्मल एनर्जी को लेकर हम क्या कर रहे थे, वो जो जियोथर्मल एनर्जी हम यूज कर रहे थे डायरेक्टली, समझ में आ रहा है, हम गर्म पानी को ना, जो गर्म ग्राउंड वाटर था उसको हम डायरेक्टली टरबाइन में लेके क्या कर रहे थे, उसको सेपरेट करके उसको डायरेक्टली टरबाइन को घुमा रहे थे। बट इसमें एक अलग ही खेला है, इसमें क्या है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, एक सेटअप बैठा दो, ठीक है, नॉर्मल सेटअप बैठाओ, बड़ा चीज नहीं, नॉर्मल सेटअप बैठाओ जिसमें कि पानी फ्लो कर रहा है, सिंपली ऑर्गेनिक वेपर्स भर दो उसमें, ठीक है, वेपर ही वेपर भर दो, बाहर से लाओ वेपर को और भर दो उसके अंदर, कुछ नहीं होगा। जैसे ही ये जियोथर्मल एनर्जी जाएगी, यहाँ पे जो पानी होगा वो वेपराइज करके क्या कर देगा, वेपर बना ही देगा। इसके अंदर पानी फेंक दो ना तो ये वेपर बना देगा, वेपर बना के वो क्या करेगा, टरबाइन में घूमेगा, टरबाइन में घूम के फिर वापस आएगा, यहाँ कंडेंस हुआ रहेगा, कंडेंस जो फॉर्म में कंडेंस होकर रखा होगा, फिर यहाँ से छोड़ोगे फिर वेपर बनेगा, फिर ये टरबाइन से होते हुए आएगा। तो ये कितना अच्छा प्रोसेस है, देखो तुमने जियोथर्मल एनर्जी यहाँ से निकाल के कहाँ पहुंचाया, इसके अंदर पहुंचाया, यहाँ पे कूल होके वाटर फिर से तुम्हारा इंजेक्शन वेल में आ गया, ठीक है। ये एक अलग साइकिल घुमा रहा है यहाँ पे, इसी गर्मी की वजह से, इसी जियोथर्मल गर्मी की वजह से उसके जो साइड वाली जो पाइप है जिसमें हीट एक्सचेंजर की वो बात कर रहा है, वो पाइप से फिर इसमें जो पानी होगा वो क्या होगा, वेपराइज होके ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक वेपर्स भर गए होंगे, ऑर्गेनिक वेपर जा जाके टरबाइन को घुमाएगा, फिर नीचे वो पानी बना के फिर लाके ज्वाइन कर देगा। तो ये चल रहा है, खेल चल रहा है, ठीक है। अब इसी बीच में क्या हो रहा है कि यहाँ पे तुमने एक कूलिंग एयर रखा है ताकि वो कूल होकर अंदर जाए, ओके। कहानी वही है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बट इसमें ना दो अलग अलग साइकिल की तरह यूज कर रहा है। उसमें डायरेक्टली हीट यूज हो रहा था, इसमें क्या है, लिक्विड डोमिनेटेड प्लांट है, मतलब लिक्विड से तुम हीट को एक्सचेंज करके गर्म कर रहे हो ऊपर वाले लिक्विड को, जिससे कि तुम ऑर्गेनिक वेपर जनरेट करके स्टीम को घुमा रहे हो, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज योर व्हाट, लिक्विड डोमिनेटेड प्लांट, फ्लैश टीम्स प्लांट, ठीक है। इससे भी तुम्हारा पैदा होता है क्या, एनर्जी पैदा होता है, करेक्ट, समझ में आ गया, ओके। तो ये देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर टू आइसोलेट द टर्बाइन फॉर्म corrosive or due to higher concentration of condensable gases, the binary cycle concept receiving the attention, समझा। मतलब प्रॉब्लम क्या होता है, देखो जो तुम, अगर मैं बात करूं, तुम एक जियोथर्मल रिजर्वॉयर है, जियोथर्मल रिजर्वॉयर है, ठीक है। अब वो तो हाई अमाउंट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन के मैग्मा अंडरग्राउंड जो हुआ होगा उससे गर्म होके वो पैदा हुआ है, तो उसमें जो गैसेस निकल रहे होंगे वो क्या होंगे, काफी ज्यादा हार्मफुल होंगे, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है भी, तो उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम उसके जगह में ना टू बाइनरी साइकिल कॉन्सेप्ट लाएंगे। तो बाइनरी साइकिल कॉन्सेप्ट में खेला क्या है, इसमें तुमने दो बना दिए अलग अलग साइकिल। तो नीचे वाला जो साइकिल है जिससे कि तुम्हारा हार्मफुल गैसेस या हाई कंसेंट्रेशन ऑफ जो कंडेंसेबल गैसेस जो मौजूद थे, जो कि इजीली कंडेंस हो जा रहे थे, उनको तुमने अलग ही कर दिया।
उनको तो तुमने वापस से लेके तुम्हारा वोल्केनिक इरप्शन में ही डाल दिया, वोल्केनिक इरप्शन तो नहीं, जियोथर्मल सोर्सेस में फिर से वापस से डाल दिया। लेकिन उसके सब्सिडरी में जो लगाए हो अलग से एक पाइप जिसमें सिर्फ वाटर है, वो क्या वेपर होके वो तुम्हारा स्टीम को घुमा रहा है, वही प्रोसेस यहाँ बता रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रैनकिन साइकिल, इसका एक नाम है रैनकिन साइकिल। ठीक है। अब एक बात आता है कि एन ऑर्गेनिक फ्लूइड इज यूज्ड इन दिस प्लांट, एक ऑर्गेनिक फ्लूइड यूज होता है। इट हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड टू ट्रांसफर द फ्रैक्शन ऑफ ब्राइन हीट टू वेपराइज दिस सेकेंडरी वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, ब्राइन इसमें यूज होता है, ब्राइन मतलब नमक वाला सॉल्ट यूज होता है। फिर क्या होता है कि वेपर ड्राइव्स द जनरेटर, तो समझ में आ रहा है। ऑर्गेनिक फ्लूइड जो होता है उसमें मोस्टली हम आइसोब्यूटेन यूज करते हैं, क्योंकि वो -10 डिग्री सेल्सियस में रह सकता है। और फ्रीओन 12 यूज करते हैं जिसका -30 डिग्री, नहीं बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है तुम्हारा आइसोब्यूटेन का, और तुम्हारा फ्रीओन 12 का टेम्परेचर है 30 डिग्री, जो कि रिकमेंडेड है। एमोनिया और प्रोपेन भी कभी कभी यूज किया जाता है उस ऑर्गेनिक फ्लूइड में। अब ये ऑर्गेनिक फ्लूइड क्या है, ये वही फ्लूइड है जो कि तुम्हारा ऊपर की तरफ यूज होता है, इसमें उस पाइप में यूज होता है, जो पाइप में तुम अलग से वेपराइज कर रहे हो ना उसमें वो यूज होता है। जियोथर्मल वाला नहीं, जियोथर्मल का सोर्स अलग ही है, जियोथर्मल को कंसिडर ही मत करो। जियोथर्मल एक अलग चीज चल रही है, ऊपर में एक और साइकिल चल रहा है जो कि ऑर्गेनिक वेपर वाला साइकिल चल रहा है। करेक्ट। इसके एडवांटेजेस क्या है, जियोथर्मल एनर्जी जो है चीपर होता है, यूज्ड एज स्पेस हीटिंग फॉर द बिल्डिंग्स, यूज्ड एज इंडस्ट्रियल हीटिंग प्रोसेस। जियोथर्मल इज इनएग्जॉस्टिबल, ये भी इनएग्जॉस्टिबल है। ठीक है, खत्म नहीं होगा, इनएग्जॉस्टिबल है, क्योंकि पृथ्वी की जो है गर्मी है वो अंदर की, वो तो खत्म होनी चाहिए। फिर क्या आता है कि लो ओवरऑल पावर प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कम प्रोडक्शन होती है पावर की। डिसएडवांटेज 15% एनर्जी पैदा कर सकता है। लार्ज एरिया चाहिए एक्सप्लोटेशन के लिए, जियोथर्मल एनर्जी के लिए, वो भी एक समस्या, इतना बड़ा जगह हथियाना मुश्किल नहीं है। इसलिए तो लोग सोलर पैनल लगा के छोटे से जगह में भी बना लेते हैं। करेक्ट। समझ में आया नहीं आया क्या। बफर, सर वीडियो अटक गई थी आपकी, बफर अब दिख रहा है। वेपर और फ्लैश डोमिनेटेड समझ में आया ना, दोनों फ्लैश टीम्स हैं, दोनों ही फ्लैश है, एक वेपर है और एक तुम्हारा लिक्विड डोमिनेटेड है। समझ में आया या नहीं आया। एक वेपर है और एक तुम्हारा लिक्विड डोमिनेटेड है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। क्या कृष्णा, प्रियंका, गेटिंग और नॉट, दोनों चीजें समझ में आया या नहीं आया। दोनों के फिगर अलग अलग है, दोनों के फिगर पे ही पूरी कहानी है कि कौन सा फिगर किस चीज को समझा रहा है और किस तरीके से वो एक्ट कर रहा है। बिना उसके कोई फायदा होगा नहीं। एक्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ ये ऐसे एक्ट कर रहा है, वो ऐसे एक्ट कर रहा है, तभी तुम इन क्वेश्चंस को बना पाओगे। करेक्ट। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो बता ही चुका हूँ। फिर आता है तुम्हारा ओशन एनर्जी। अब ओशन एनर्जी पढ़ने जा रहे हो तो बहुत ही सिंपल है। ओशन का टाइडल एनर्जी पढ़ने जा रहे हो तो ओशन एनर्जी की मैं अगर बात करता हूँ, ओशन एनर्जी क्या है, इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का एक इनडायरेक्ट फॉर्म है कौन, ओशन एनर्जी। ठीक है। द सीज एंड द ओशन एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। ओके। एंड दिस रिजल्ट्स इन दी टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट में ये रोल प्ले करता है इन दी वाटर सरफेस। ठीक है, वाटर सरफेस में टेम्परेचर की जगह करता है। डाउनवर्ड्स वार्म द सरफेस वाटर एंड कोल्डर डिप्स दी वाटर। ठीक है, दो चीजें समझाया। एक तो बोला कि ओशन जो है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बन रहा है। कौन, ओशन एनर्जी जो है वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बनता है। फिर क्या बोलता है, सी एंड द ओशन जो होता है वो एब्जॉर्ब कर रहा है सोलर रेडिएशन को, ये भी सही बात है। इसके वजह से तुम्हारा टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होता है वाटर में, नीचे में।
और कोल्डर वाटर जो होता है डीप में मौजूद होता है, ऊपर का वाटर वार्म हो जाता है, कोल्डर वाटर डीप हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ए प्रोसेस कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, OTEC, uses the heat energy stored in the earth's ocean to generate electricity। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अर्थ के ओशन में OTEC यूज होता है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, अब इसमें भी बात करते हैं जो OTEC है। OTEC वर्क्स बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्मर top layer of the ocean and the colder deep ocean water is about 20 डिग्री सेल्सियस। जब ये 20 डिग्री सेल्सियस होता है तब होता है। ठीक है, दीज कंडीशन एग्जिस्ट इन ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज। ये कंडीशन जो है ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज में होता है, रफली बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, जो कि तुम्हारा 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में ओशन थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा दिखता है। ठीक है, डीप ओशन वाटर में होता है, 20 डिग्री पे होता है, काफी ज्यादा इसमें वेरिएशंस दिखते हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बारे में तुम समझ चुके हो, इनके बीच में ही मिलता है तुम्हारा OTEC जो होता है, दैट लाइज बिटवीन दीज टू ओनली। करेक्ट, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ओशन एनर्जी की। ठीक है, ओशन का जो एनर्जी होता है इट वर्क्स मोस्टली क्या ऑन दी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ठीक है, इसमें बोलता है द टेम्परेचर डिफरेंस is used first as mechanical energy to rotate the turbine। एक तो मैकेनिकल एनर्जी की तरह रोटेट द टर्बाइन फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके लिए यूज होता है टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है। फिर क्या आता है द सरफेस ऑफ द वाटर एक्ट्स एज ए कलेक्टर ऑफ सोलर हीट, ये भी सही बात है। देयर विल बी नो थर्मल कन्वेक्शन बिटवीन द कोल्ड एंड डीप वाटर। डीप और कोल्ड वाटर जो है इन दोनों के बीच में ना वो तुम्हारा एक्सचेंज प्रोसेसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तुमको समझ में आना चाहिए। तो डेप्थ जितना बढ़ेगा नीचे उधर तुमको कोल्ड वाटर ज्यादा दिखेगा। ठीक है, मोस्ट डेप्थ में तुम्हारा कोल्ड वाटर होगा, नियर सरफेस तुम्हारा वार्म वाटर होगा। ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो पहले सरफेस पे पड़ती है। ये तो समझ में आ रहा होगा, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है। अब इसमें हो क्या रहा है देखो, पहले तो वैक्यूम पंप, वैक्यूम कर दिया है, कोल्ड सी वाटर एकदम ठंडा सी वाटर को छोड़ा। ठीक है, वो क्या हुआ गर्म होकर वार्म वाटर में सी वाटर में कन्वर्ट हो गया, और फिर यह चैम्बर में डाल दिया, ये वेपर बन गया। वेपर बनने के बाद जनरेटर इसको बाहर निकाल के बिजली पैदा कर लिया। ठीक है, बाकी का जो पानी बचा है वो फ्रेश वाटर वो एज आउटपुट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, फिर कंडेंसर में चला के फिर मिक्स्ड डिस्चार्ज से बाहर निकल जाएगा। पूरी कहानी है, बहुत ही सिंपल है। इसको करना क्या है मैं बताता हूँ, कैसे पॉइंट्स बनाना है। ऐसे बनाना 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें तुम अपना नाम नहीं, हर क्वेश्चन को ना फटाक फटाक से लिख लो, हल्का हल्का लिख लो। इनके पार्ट्स के बारे में भी लिख लो, अगर ये 2-3 बार डायग्राम बना लोगे तो इनके पार्ट्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर पार्ट्स याद होते तो वेल एंड बेटर, नहीं याद हो रहे हैं तो तुम इसको बस याद करके चलो कि अल्फाबेटिकली ये चीजें ये चीजें इसके ऊपर था, ताकि एग्जाम में आए तो उसको बना सको। इसमें कुछ है नहीं, तुम देख सकते हो वाटर पेपर जाता है, जनरेटर बनाता है, फ्रेश वाटर बाहर निकालता है, कंडेंसर जाके फिर वो मिक्स्ड एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही वो बता रहा है कि इन ओपन साइकिल OTEC द सी वाटर इटसेल्फ यूज्ड टू जनरेट द हीट विदाउट एनी काइंड ऑफ इमीडिएट फ्लूइड। सही बात है। At the surface of the ocean, hot seawater is turned to steam by reducing its pressure into the gases, either by increasing or its temperature or reducing its pressure। किसी भी तरीके से जो गैस का लॉस होना स्वाभाविक है। ठीक है, वो तो सही बात है, वो तो 2-3 लोगों का लॉस हो भी जाए तो फिर क्या कर सकते हो, चल सकता है। ठीक है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर OTEC का कहीं साइकिल बनाया होगा और उसमें अगर कम बेसिक किया होगा तो कम देखोगे, एक अनुमान लगा के उसको एंट्री दोगे, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दोगे अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो। फिर जो होता है तुम्हारा स्टीम वो ड्राइव कर रहा है तुम्हारा टरबाइन को, पहली बात तो। फिर जनरेटर्स भी पढ़ने हैं, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा रिवीजन करो कि जनरेटर्स और जो टरबाइन होते हैं वो कैसे काम करते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि देन द स्टीम बैक टू वाटर यूजिंग कोल्ड वाटर पिप्ड आउट फ्रॉम द ओशन डेप्थ। ओशन वाटर से जब कोल्ड वाटर निकल गए तो पिप्ड आउट बोला है कि सब निकल जाओ, किसमें, टरबाइन और जनरेटर में। नहीं नहीं, क्या मैं बोल रहा हूँ, मिस्टेक।
मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ओपन साइकिल ओटीसी है, द सी वाटर इटसेल्फ यूज्ड टू जनरेट द हीट विदाउट एनी काइंड ऑफ इमीडिएट इंटरमीडिएट फ्लूइड, ये उन्होंने बताया। तो ये जो स्टीम जो ड्राइव यहाँ से निकलेगा वो क्या करेगा, जनरेटर से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तो स्टीम को अगर कंडेंस करोगे तो बैक टू वाटर बन जाएगा, वही चीज जो पहले भी बताया जा रहा है। तो 1 मेगावाट का ओटीसी प्लांट जो है वो तुम्हारा शिप लक्षद्वीप आइलैंड मिनीकॉय में मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा ये वाला है। फिर एक क्लोज्ड अंडरसन है, देखो इन दोनों में फर्क क्या है। ये ऐसा है खुल्लम खुल्ला, ये क्या है पूरा क्लोज्ड है। क्लोज्ड एंडरसन साइकिल एक अलग ही साइकिल है। वर्किंग फ्लूइड को डाल के उसको तुम वार्म सी वाटर को छोड़ के फिर ऊपर की तरफ ला रहे हैं, फिर एवापोरेटर से निकाल के बाहर वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। कंडेंसेशन में जाके फिर टरबाइन में जाके फिर तुम्हारा जनरेटर में जाके फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो फ्लो चार्ट अगर याद कर लोगे तो इसके बारे में भी तुमको नॉलेज हो जाएगी। तो क्लोज्ड साइकिल स्टीम्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक फ्लूइड्स विथ ए लो बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये सब सेंटेंस है, पढ़ने वाली चीजें हैं, इसमें तो कुछ बताने वाली भी है नहीं। वी कैन रीड आउट जस्ट, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या बोलता है, क्लोज्ड साइकिल स्टीम्स यूज्ड ऑर्गेनिक फ्लूइड्स विथ ए लो बॉइलिंग पॉइंट सच एज एमोनिया और प्रोपेन टू रोटेट द टरबाइन। देखो यहाँ पे जैसे कि ओटीईसी में तुम क्या यूज करने जाओगे, दो है। ओटीईसी में तुम यूज करोगे, एक तो एमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रोपेन, ठीक है, एमोनिया एंड प्रोपेन, ठीक है। क्लोज्ड साइकिल स्टीम्स में तो सिस्टम्स में तुम क्या यूज करोगे, ऑर्गेनिक फ्लूइड यूज करोगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी लो है और जिसमें एमोनिया और प्रोपेन है, ठीक है, जो कि तुम्हारा टरबाइन को रोटेट करने में मदद करेंगे। फिर क्या आता है तुम्हारा, वार्म सरफेस सी वाटर। वार्म सरफेस सी वाटर इज पम्प्ड थ्रू ए हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर से पंप होगा, वेयर लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड इज वेपराइज्ड। इसमें क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड जो होगा उसको वेपराइज करने के लिए मदद की जाएगी। वार्म सी वाटर जो है, सरफेस सी वाटर जो कि पंप्ड होता है हीट एक्सचेंजर से, हीट एक्सचेंजर से पंप होगा, ठीक है। वेर लो बॉइलिंग पॉइंट, एकदम लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड इज वेपराइज्ड, वेपराइज्ड हो जाएगा। फिर क्या आता है, द एक्सपैंडिंग वेपर टर्न्स इनटू टर्बो जनरेटर, टर्बो जनरेटर की तरह काम करेगा। फिर क्या होगा, कोल्ड डीप सी वाटर, कोल्ड डीप सी वाटर जो है वो यहाँ पे मौजूद है, which is pumped through a second heat exchanger, second heat exchanger से pumped होगा, then condense the vapor back into the liquid that is recycled through the system। ठीक है, वो तो समझ में आ ही रहा है, तुम ला रहे हो ऐसे कर रहे हो। एटलीस्ट 20 डिग्री का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वार्म और कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, 20 डिग्री का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है बिटवीन वार्म एंड कोल्ड टेम्परेचर, मतलब गैप होना चाहिए। कोल्ड वाटर और जो वार्म वाटर है उनके बीच का ना 20 डिग्री का गैप होना चाहिए। अब पता चला 20 डिग्री ही नहीं, एटलीस्ट 20 डिग्री का होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चलेगा। अब तुम 10 डिग्री का टेम्परेचर लेकर दोनों के बीच में तुम सोचोगे कि नहीं मेरे को जियोथर्मल एनर्जी पैदा कर देना है, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं ओटीसी पैदा करना है, पॉसिबल ही नहीं है, नो चांस, ठीक है, 20 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए तभी वो कर सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन दी अर्थ, अर्थ जो है, व्हेन दी अर्थ एंड मून्स ग्रेविटी लाइंस, ये तो तुम जानते हो, स्प्रिंग टाइम एंड नीड टाइप का कॉन्सेप्ट है यार, सब जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ये चंद्रयान चंद्रयान कर रहे हो तो चंद्रयान के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। क्या बोलता है कि व्हेन द अर्थ, द मून, ग्रेविटी लाइंस line up with each other, the influence of these gravitational force becomes strong एंड गैलन्स ऑफ वाटर जो है वो तुम्हारा ऐसे स्क्वीज हो जाता है। अर्थ का जो पानी है वो ऐसे बढ़ने लगता है, ऐसे स्क्वीज हो जाता है, किस टाइड में, हाई टाइड में, क्योंकि खींच रहा है ना, सूरज जो है अपनी तरफ खींच डाल रहा है पानी को, ठीक है, क्योंकि अलाइन पूरा एकदम सीधा सीधा में मौजूद है, ठीक है। और ऊपर से मून भी आ जाता है, अगर मून और अर्थ और सन एक साथ बराबर में आ गए तो पूरा ही पूरा खींच लेगा, ठीक है। लाइकवाइज व्हेन अर्थ एंड मून्स ग्रेविटी आर एट 90 डिग्री, अर्थ और जो मून जब 90 डिग्री होता है तो इन्फ्लुएंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है वो वीकर होता है, वाटर जो फ्लो होता है वो शोर की तरफ होता है, ठीक है। मास ऑफ वाटर मूव्स टुवर्ड्स अनदर लोकेशन ऑन द अर्थ क्रिएटिंग लो टाइड कंडीशन, जहाँ पे लो टाइड कंडीशंस ह्यूमन के लिए अच्छा है। सो दिस ebbing and flowing of the tides happens twice during the each period of rotation of the earth। एक बार रोटेट करता है तो एक दिन में तुम्हारा क्या होता है, एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ टाइड्स होता है, ठीक है।
एनुअल लूनर साइकिल सुपर इम्पोज ऑन दीज टाइड्स, ये तो जरूरत नहीं है। सो अब बात करते हैं व्हेन मून परफेक्टली अलाइन विद अर्थ एंड सन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल हाई टाइड्स डिपेंडिंग वेरी हाई टाइड, बहुत बड़ा बड़ा हाई टाइड बनता है जिसको हम स्प्रिंग मैक्सिमा भी बोलते हैं। स्प्रिंग टाइड का मैक्सिमम सिचुएशंस को भी इसको हम बता रहे हैं, किसको, ये तुम्हारा जो है स्प्रिंग टाइड एंड निप टाइड, ठीक है। सो इसमें क्या बोलता है कि दीज स्प्रिंग टाइड्स ऑकर ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून, ये तो समझ में ही आता है, कोई भी जानता है, आइदर फुल मून हो या तो न्यू मून हो, तुम्हारा दोनों ही केस में स्प्रिंग टाइड पैदा होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है तुम्हारा अदर्स में कि अदर टाइडल सिचुएशंस अराइजेस ड्यूरिंग द नीप टाइड, नीप टाइड में भी आता है, जैसे कि बोला ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून और सन दोनों ही तुम्हारा अगर अगेंस्ट ईच अदर हो जाए दस कैंसलिंग देयर इफेक्ट, अगर ये कैंसलिंग कर देगा तो नहीं होगा। फिर क्या आता है कि द नेट रिजल्ट इन द स्मॉल पुलिंग एक्शन ऑन द सी वाटर क्रिएटिंग मच स्मॉल डिफरेंस, स्मॉलर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करेगा, ठीक है। दीज टाइड्स आर प्रिडिक्टेबल एंड रेगुलर रिजल्टिंग इन द टू हाई टाइड्स एंड टू low tides each day with the level of oceans constantly moving between the high tide and low tide, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये टाइड जो है प्रिडिक्टेबल हो चुका है, दो हाई टाइड और लो टाइड के बीच में वो आके चला जाता है जिसको हमको यूटिलाइज करना चाहिए, तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। बैकफायर जब करता है तो वहां पे टरबाइन बेचा दो, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, करेक्ट। तो ये चीजें हैं, अब तुम देख सकते हो दिन में अगर 24 घंटे की मैं बात करूं तो 24 घंटे में से हार्डली जो आपका 3 घंटा 2 घंटा 1 घंटा या 2.5 घंटा, ठीक है, इन 3 घंटे मैं सोच के चलता हूँ कि अगर 3 घंटे हैं तो 3 घंटे सफिशियंट है, किसी के लिए भी एग्जाम के लिए भी सफिशियंट है, हर चीज के लिए सफिशियंट है, तो वो 3 ही घंटे मिलेंगे। 3 घंटे में तुमको ये तो समझ में आ रहा है ना कि जो ग्राफ है वो अगर 1 से ऊपर है और फिर नीचे की तरफ मुड़ रहा है, मतलब अगर कोई भी चीज यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है किधर, किधर यहाँ से, तो यहाँ से शुरू होकर अगर वो गिरती हुई यहाँ पे जाती है तो इसका मतलब पहले गिर के ही उठा है ऊपर, ठीक है, यही चीज है। फिर क्या है, फिर थोड़ा ऊपर हो गया, फिर ज्यादा लुटाने लगा तो फिर गरीबी की रेखा में चला गया, फिर यहीं लूट के उठे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ये थोड़ा साफ है, ठीक है, साफ सुथरा रास्ता है, इसमें जा सकता है, तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए तुम्हारे सारे जितने भी मौजूद हैं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये उसकी कहानी है, ओके। बाकी का जो चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, विल कवर आउट इन दी नेक्स्ट क्लास, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का चीजें समझेंगे। हाँ, तुम लोग क्या क्या डाउट है कभी तो पूछते ही नहीं हो, कुछ क्वेश्चंस भी नहीं है तुम्हारे पास, नोट्स भी नहीं बनाए होगे, करेक्ट, या नोट्स बना लियो, अगर बना लियो तो भेजे क्यों नहीं अभी तक, आंसर में बताओ, भेजे क्यों नहीं हो, लिख के बताओ कि देखो नोट्स बना रहे हो बहुत जरूरी है, तो नोट्स भेज दिया करो, ठीक है। आज की क्लास वैसे समाप्त हो चुकी है, जिसको जाना है करवा देना सर, ये तो मैंने से रिवाइज करवा देना, हाँ करा देंगे, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो करा देंगे, ठीक है, ओके। आज की क्लासेस यही समाप्त हो रही है, ठीक है, लेकिन कौन नोट्स दिखा रहा है कौन दिखाएगा थोड़ा कंफर्म कर दो, ठीक है, थोड़ा कंफर्म कर दो कि कौन नोट्स दिखा देगा थोड़ा पहले पहले, अभी तक नहीं दिखाया है, जिसने फर्स्ट यूनिट से लेके फोर्थ यूनिट खत्म हो गया है, कोई नोट्स वोट्स नहीं है, तो जो नोट्स नहीं बनाए हैं थोड़ा बताएंगे, नोट्स बना के कब तक दिखाएंगे। कृष्णा जी का तो टाइम निर्धारित है, वो 15 तक नहीं दिखाएंगे तो फिर दिक्कत है, 15 अक्टूबर लास्ट होता है, 15 अक्टूबर को दिखा पाओगे, टेलीग्राम में भेज पाओगे 15 अक्टूबर को, ठीक है, फाइनल कर देना जल्दी, ओके। चलो, चलो भाई, गुड नाइट, सो जाओ, स्वीट ड्रीम्स, एंजॉय।
रजवाना, क्लासेस खत्म हो चुका है रजवाना, कहाँ आ रहे हो? ये क्या लिखा है? ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग एंड डिफिकल्ट है लिटिल बिट। यस, बोरिंग तो है, क्या कर सकते हो, बोरिंग तो है। रिजवाना, रजवाना, खत्म हो गया भाई क्लासेस। यू आर टू लेट, टुडे तुमको लेट हो गई है, 9:12 हो रहा है, जल्दी अटेंड करना था क्लासेस। ठीक है, खैर देखो, 50 मिनट हो रहा है, 50 मिनट भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है, कल तक कंप्लीट हो जाएगा 50 मिनट, कुछ भी नहीं बचेगा, नया यूनिट फिर शुरू हो जाएगा 6। ऐसे तो यूनिट्स खत्म कर दूंगा, क्लासेस का तो खत्म होने के चांसेस है। तो तुम क्या पढ़ रहे हो? पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, कोई अभी तक नोट्स भी नहीं भेजा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्यों नहीं है तुम्हारे पास? ढूंढो ना भाई, टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढो, वहां पे डिस्कस करो, वहां पे क्वेश्चंस पूछो, ये देख लो क्या क्या पढ़ाया है, नोट्स भेजो, कुछ तो करो। सोते रहने से थोड़ी होगा। अभी 2-3 सेशन उसके ले लूंगा, पीवाईक्यूज के ले लूंगा, तो फिर तो तुमको पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस में जाना होगा ना, हमें थोड़ी है इतना। थोड़ा शार्प माइंड बनो रिजवाना, हल्का फुल्का ढीला ढीला नहीं चलना है। क्लासेस इतना लेट आए हो, खत्म हो गया है क्या प्रियंका? समझ में आया? नोट्स वोट्स कब भेजोगे? लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस बना रहे हो? बताओ, आर यू मेकिंग गुड क्वेश्चंस? नहीं है तो पूछो, सर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं क्या, बता दीजिए, क्वेश्चंस भी भिजवा देंगे भाई, पहुंच जाए तुम्हारे पास क्वेश्चंस का बल्क। सोच लो, ठीक है, कोशिश करो अच्छे से रिवाइज करने के लिए, हो जाएगा सर। चलो, गुड नाइट, टाटा।